शाम की निस्बत दिन का वक्त यहाँ पुरसकून होता था। दिन में यहाँ विजिटर्स के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं थी। वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों मंदिर को अंदर से देख सकते थे। मैंने ये मंदिर देखा। अंग्रेज़ों ने कमाल कर दिया था। जगह जगह बुत इस्तादा थे और इस खूबी से बनाए गए थे कि एक एक कदम पर इंसान धोखा खा जाए। उस वक्त मैं महादेव के मुजस्मे के पास खड़ा उसकी तामीरी कारकर्दगी देख रहा था कि एक इंतहाई सुरीली लेकिन पाटदार और पुरवकार आवाज़ सुनाई दी, हेलो। पलट कर देखा तो एक खूबसूरत चेहरा नजर आया। सुर्ख सफ़ेद रंगत, बुलंदो काला कद और भरा भरा बदन। उम्र का सही अंदाज़ा नहीं हो सका, लेकिन इंतहाई पुरकशिश शख्सियत थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, डॉक्टर कामरान। मेरे पूरे बदन में छनाका सा हुआ। एक लम्हे के लिए असाब साकत हो गए। ये सिर्फ हैरत का झटका था, इसमें खौफ की ज़र्रा बर आमेज़श नहीं थी। मैं दोस्त हूँ डॉक्टर कामरान, 100%। बराह करम एक लम्हा भी मेरे बारे में गलत ना सोचें। बेहतर शुक्रिया, मैंने खुद को संभाल कर कहा। वो बोली, डॉक्टर कामरान मुझे आपकी ज़रूरत है। तो क्या आप मेरी तलाश में यहाँ आई थी? मैंने तंजिया लहजे में कहा। आपका तंज बजा है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वाकई मैं ये मालूम करके यहाँ आई हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है आपकी। मेरी ज़ात से आपको ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुँचेगा। पहले आप जहन में ये बात बिठा लें और उसके बाद हम दूसरी बातें करेंगे। आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? कहाँ? फ़िलहाल मेरे होटल में, और उसके बाद नए जहानों की सैर पर। वो दिलकश मुस्कुराहट से बोली, यानी परलोक। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, हिंदी आपके मुंह से अच्छी लगती है। वैसे दोस्त परलोक नहीं जाते, बशर्त ये कि उन पर भरोसा कर लिया जाए। अगर मैं आपके साथ जाने से इनकार कर दूं तो मुझे बहुत दुख होगा। आप मेरे बारे में पुलिस को इत्तला दे देंगी? पुलिस? वो तंजिया हंसी। पुलिस आज तक आपका क्या बिगाड़ सकी है जो अब बिगाड़ लेगी? वैसे आपने मुझे हैरान कर दिया है। ये एतराफ़ करने में मुझे कोई यार नहीं कि आप कौन हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे साथ होटल चलें। वापस आना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वहीं बातें करेंगे। मेरी ज़िंदगी हैरतों से भरी पड़ी थी। हमेशा ऐसा अमल होता था कि अकल चकरा कर रह जाती थी। अब ये मोहतरमा गुफ्तगू से हासी माकूल लगती थी और मेरे बारे में इतना ज़रूर जानती थी कि मैं कौन हूँ। देखा जाए कि ये खुद कौन है। चलोगे? उसने पूछा। हाँ। वो खुश हो गई। उसने आगे कदम बढ़ा दिए। मैंने भी उसके साथ कदम बढ़ा दिए। हम मंदिर से बाहर निकल आए। वो एक कीमती कार की तरफ बढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दौलतमंद औरत है। उसे दूर ही से देखकर दो आदमी कार से उतरे। दोनों वर्दी में थे। एक ड्राइवर था जो सफ़ेद वर्दी पहने हुए था, दूसरा गनमैन था जिसने शायद खाकी वर्दी पहनी हुई थी। जब वो करीब पहुंची तो ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया और गनमैन एड़ियां बजाकर अलर्ट हो गया। आइए, उसने हाथ से गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं शुक्रिया अदा करके बैठ गया तो मेरे साथ बैठ गई। उसके लिबास से इंतहाई मसहूर कुन खुशबू आ रही थी जिसे मैंने अब महसूस किया था। ड्राइवर ने अपनी सीट संभाली और गनमैन उसके पास बैठ गया। होटल बहुत शानदार था। खूबसूरत औरत मुझे उसके एक कमरे में ले गई जो 5 स्टार हैसियत का हामिल था। मैं चेंज करके आती हूँ, आप आराम से बैठिए, उसने कहा और वॉशरूम की तरफ चली गई। मैं उसके वापस आने तक उसके बारे में सोचता रहा। बड़ी पुरस्रार लगी थी वो मुझे। मेरे बारे में कितनी मालूमात हासिल थीं, यहाँ तक कि उसे ये भी मालूम था कि मैं किसी होटल में ठहरा हूँ। कौन है ये? आखिर मुझसे क्या चाहती है? वापस आई तो पहले से ज़्यादा दिलकश लग रही थी। मेरे सामने बैठ गई और बोली, क्या पियेंगे? काफ़ी मंगवा लें, मैंने कहा। उसने रूम सर्विस को फ़ोन कर दिया। असूली तौर पर आपको मेरा नाम और मेरे बारे में पूछना चाहिए था डॉक्टर कामरान, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद आपको अपना नाम बताए देती हूँ। मेरा नाम संधोरता है, ताल्लुक राजौड़ों से है। आपने राजपूत रियासत अलवर के बारे में सुना होगा? नहीं, मैंने साफ गोई से कहा। अच्छा, ये रियासत टोनक के मशरकी समत वाक़या थी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब हिंदुस्तान में रियासतों का वजूद कहाँ है। अलवर के नवाह में राजवंशी परिवार बहुत मशहूर था। अब भी उसके लोग वहाँ आबाद हैं। आपका ताल्लुक उसी ख़ानदान से है? हाँ, वंशी परिवार से। आप वहीं रहती हैं? मैं जयपुर में रहती हूँ, वहीं कोठी बनाई है मैंने। भारत के बेशतर हिस्सों में मेरे कई कारोबार फैले हुए हैं जिनकी देखभाल मेरे लोग करते हैं। बहुत दौलतमंद खातून हैं आप। दौलत? वो तंजिया हंसी, फिर जल्दी से बोली कि आपको दौलत से दिलचस्पी है? नहीं, मैंने इत्मीनान से कहा।
मैं जानती हूँ, उसका जवाब भी पुरएतमाद था। अब आप मेरी हैरत रफा करेंगी। आपने बहुत सी हैरत अंगीज बातें की हैं जिन्हें मैं नहीं समझ सका। आपको मेरे बारे में इतनी मालूमात कहाँ से हासिल हुई? यही नहीं बल्कि आपने कहा है कि आप मेरे लिए ही मंदिर पहुंची थी। सिर्फ मंदिर ही नहीं, मैं जयपुर से मिथिला आपके लिए आई हूँ। ओह, क्यों? मुझे आपकी ज़रूरत थी। मज़ीद ताज्जुब है। एक बात पूछूं? बल्कि पहले मैं ये बता दूं कि मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। ये कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है। आप वहाँ के नामी गिरामी डॉक्टर हैं और आपने कई हैरतनाक इलाज किए। आपके बस में कुछ और पुरस्रार कुव्वतें हैं जो आपकी मदद करती हैं। यहाँ आप एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आए थे। फिर उसने डॉक्टर नीमो के कत्ल और उसके बाद पुलिस से मेरी आंख मचौली की पूरी दास्तान सुना दी। फिर बोली, बस एक बात पर मुझे बड़ी हैरत है। वो क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। आपके बस में पोशीदा कुव्वतें हैं तो आप इनकी मदद से अपने देश वापस क्यों नहीं चले जाते? इसकी एक ही वजह हो सकती है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। क्या? मेरे बस में पोशीदा कुव्वतें नहीं हैं। मैं नहीं मानती, सॉरी। फिर कहने लगी कि अच्छा ये बताइए कि आपने अनोखे इलाज नहीं किए। आप उन्हें अनोखा कह सकती हैं, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने कहा और वो मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कैफियत थी। फिर जैसे खुद से कहने लगी, मेडिकल साइंस भी साइंस की दूसरी खसूसियात की तरह जादूगरी जैसी हैसियत इख्तियार कर चुकी है, मानती हूँ। लेकिन फिर दुनिया आपकी जादूगरी को क्यों मानती है? दुनिया के जदीद तरीन मुमालिक में आपको अनोखा क्यों कहा जाता है? आपके तरीका इलाज को पुरस्रार क्यों कहा जाता है? फिर वो जैसे चौंक पड़ी और बोली, सॉरी लेकिन आप। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं डॉक्टर हूँ, किसी ना किसी तरह अपने मरीज का इलाज कर लेता हूँ। लेकिन आप खुद क्या हैं? आपके पास कौन सी कुव्वतें हैं कि आपने मेरे बारे में इतना कुछ मालूम कर लिया? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। हाँ, सवाल तो ये है कि एक बात पूछूं? जी ज़रूर पूछिए। क्या आप अपने देश के किसी मिशन पर काम कर रहे हैं? यहाँ आपके दूसरे मददगार भी हैं, यानी जासूसी? मैंने सवाल किया। सॉरी, अगर वाकई ऐसा है तो मैं भला इसका एतराफ़ क्यों करूँगा? प्लीज़ बताएं। मैं इस सवाल के बाद आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं, मेरा कोई मिशन नहीं। आपको इल्म है कि मेडिकल कॉन्फ्रेंस में अपने वतन के डॉक्टरों के साथ आया था, और अगर मैं जासूस होता तो इस तरह किसी को कत्ल करके खुद को मशकूक ना करता। मुझे कुछ वक्त देंगे? उसने कहा। मैं नहीं समझा। मेरे साथ जयपुर चलेंगे? क्यों? मुझे एक मरीज का इलाज कराना है, एक अनोखे मरीज का इलाज जो आपके सिवा और कोई नहीं कर सकेगा। क्या मर्ज है उसे? उसको डायग्नोज भी आप करेंगे। इलामात क्या हैं, तकलीफ क्या है, ये मरीज खुद बताएगा। अजीब बात नहीं? अजीब बात तो है, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकें। वो संजीदगी से बोली। मैं तैयार हो गया। मुझे और भला क्या करना था यहाँ? तजर्बात ही जिंदगी की लाठी बने हुए थे। मौत का खौफ एक लम्हे के लिए भी नहीं था। जो भी हो जाए, जिस वक्त हो जाए। मेरे राजी हो जाने पर वो एकदम खुश हो गई और फिर बोली, हम कल मिथिला छोड़ देंगे। अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। मेरे मुलाजिम आपका सामान आपके होटल से ले आएंगे, और फिक्र न करें, मैं अभी आपके लिए कमरा हासिल कर लेती हूँ। मैंने इतराज़ नहीं किया। जल्द ही मैं उस कमरे के सामने वाली रो में 3 कमरे छोड़कर मुंतकिल हो गया। बड़ी हैरतनाक बात थी। पुलिस और इंटेलिजेंस हर तरफ मुझे तलाश करती फिर रही थी और मुझे पाने में नाकाम रहती थी। लेकिन मेरे ज़रूरतमंद लोग आसानी से मुझ तक पहुंच जाते थे। ये सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ तो एक आवाज़ कानों में उभरी, वक्त ही तकदीर है, तुम्हारी भी और दूसरों की भी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कितनी जल्दी भूल जाता हूँ, मगर मुझे याद दिलाया जाता है। आंखों से आंसू निकल आए। एक अजनबी सी आवाज़ जो दिल से निकली थी। ज़रूरी थी कि दिलजोई की जाए। काम करने वाले तेरे लिए काम करते हैं, वरना तू कुछ भी नहीं। किसी भी लम्हे तेरी लाश कुत्तों की तरह सड़क पर घसीटी जा सकती है। हाँ जानता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तेरी जुबान कहती है कि हाँ जयपुर चलूँगा, तो तेरी जुबान नहीं, वक्त बोलता है, तकदीर बोलती है। इशा का वक्त हो रहा था। गुसलखाने जाकर वज़ू किया, नमाज पढ़ने बैठ गया। यकदम रिक्कत तारी हो गई। नमाज के दौरान भी आंखें आंसू में डूबी रहीं। फिर सलाम फेरा तो संदोरता नजर आई। सोफे पर बैठी हुई थी और मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मैंने तअज्जुब से दरवाजे की तरफ देखा। कमरे का दरवाज़ा लॉक तो नहीं था,
लेकिन उसके खुलने की थोड़ी बहुत आवाज़ तो आनी चाहिए थी। वो मेरी आंखों का मफहूम समझकर बोली, आप इबादत में मसरूफ़ थे इसलिए आपको मेरे आने की खबर तक नहीं हुई। मैं आपकी लगन से बहुत मुतासर हुई। अपनी इबादत में कितने डूबे हुए थे आप। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी जगह से उठकर सोफे पर बैठ गया। मेरे आने से आपका कोई हर्ज तो नहीं हुआ? नहीं, मैं नमाज पढ़ चुका था। बस ऐसे ही बोल रही थी, सोचा आपसे बातें करूं। बहुत देर तक वो मेरे पास बैठी रही, फिर उसके फ़ोन पर कॉल आ गई और वो उठकर चली गई। लेकिन मैं उसके बारे में देर तक सोचता रहा। वो मुझे काफ़ी पुरस्रार महसूस हुई। मेरी रात पुरसुकून गुजरी। रात ही मेरे होटल से मेरा सामान आ गया था। दूसरे दिन सुबह वेटर ने उठा दिया। वो नाश्ते के बारे में पूछने आया था। दिन 10 बजे संतोरता आ गई। नए लिबास में बहुत दिलकश लग रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई, फिर बड़ी अपनाइयत से बोली, चलें, मैं तैयार हूँ। मैंने जवाब दिया तो वो सेल पर ड्राइवर को कॉल करने लगी। कुछ देर के बाद 2 वेटर्स आ गए। उन्होंने मेरा सूटकेस उठा लिया। नीचे गनमैन और ड्राइवर गाड़ी के पास मुस्तैद खड़े थे। फिर हम चल पड़े। सफ़ेद राजहंस जैसी गाड़ी बेआवाज़ तैरती सफ़र करने लगी। वो मेरे बराबर बैठी हुई थी। उसके लिबास से उठने वाली खुशबू मेरी सांसों से टकरा कर एक अजीब सा एहसास पैदा कर रही थी। गाड़ी चलती रही। मित्रा से सादाबाद और फिर छोटे छोटे कस्बे, फिर ताजमहल का शहर आगरा, जहाँ से गुजरते हुए डॉक्टर शुक्ला याद आया और वो दोनों माँ बेटे भी। फिर फतेहपुर सेकरी, अकबर और जोधाबाई के महल, हज़रत ख्वाजा सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार, 99 बुर्ज की मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा, सब कुछ निगाहों से गुजर रहा था। कई बार संधोरता ने मुझे इन जगहों के बारे में बताया। फिर फूलन देवी की चंबल घाटी, जहां आज भी हुकूमत की तरफ से लगाए गए बोर्ड इस्तादा फूलन देवी की याद दिला रहे थे। खबरदार, शाम 5 बजे के बाद इन इलाकों में सफ़र न किया जाए। हुकूमत आपकी हिफाजत की जिम्मेदार न होगी। तहद्दे नज़र सुरख पत्थरों के पहाड़ बेआबो गया गहरे काले बादलों की छाँव में आग बरसाते हुए। तवील सफ़र के बाद आखिरकार छोटे बड़े शहरों से गुजरते हसीन शहर जयपुर में दाखिल हुए। शहर बेमिसाल रोशनियों से सजा हुआ था। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई जिस इमारत के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई, उसे 4 बावर्दी दरबानों ने मिलकर खोला। चौड़ी रवश के दोनों तरफ घास के बड़े मैदान नजर आ रहे थे, जिनमें जगह जगह फूलों के खेत लहलहा रहे थे। उनके दरमियान ऊंचे ऊंचे पुल लगे नजर आ रहे थे, जिन पर लगी हुई रंगीन रोशनियां फूलों के रंग नुमायां कर रही थीं। गाड़ी जब पोच में रुकी तो एक खूबसूरत एक जैसी वर्दियों में मलबूस नौकरों की फौज दौड़ पड़ी। संधोरता नीचे उतरी तो दूसरी तरफ से मैं भी नीचे उतर गया। आइए, संधोरता ने कहा और आगे चल पड़ी। एक लंबा चौड़ा और खतरनाक सी शक्ल वाला मुलाजिम, जिसकी वर्दी का रंग दूसरों से मुख्तलिफ था, संधोरता के साथ चल रहा था। धर्म, उसने आवाज दी। वो बड़ी मुस्तैदी से झुका और मध्यम आवाज में बोला, राज रानी, हमने तुम्हें फोन पर बताया था मेहमान के बारे में। कमरा तैयार है, धर्म नामी मुलाजिम ने कहा। मैं पहली बार रवायती राजाओं का महल देख रहा था। हर चीज अपनी मिसाल आप थी। गुलाम गर्दशों में भी बड़े बड़े फनूस लटके हुए थे, कीमती कालीन बिछे हुए थे। काफी आगे चलकर वो बोली, आप मेहमान जरूर हैं कामरान जी, पर मेरी विनती है कि खुद को मेहमान ना समझें और यहाँ कोई तकलीफ ना उठाएं। जिस चीज की जरूरत हो धर्म को बता दें, ये मेरा खास नौकर है, लेकिन अब ये आपकी चाकरी करेगा। शुक्रिया रानी जी, मैंने कहा। वो चलते चलते रुक गई और फिर मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, आपने मुझे रानी जी कहा, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। आप मुझे संध्या कहें, आप चाहें तो। मैं चाहती हूँ, वो रुक कर बोली। ये मेरा कमरा है, धर्म आपको आपके कमरे में ले जाएगा। हम लंबे सफर से आए हैं, आप भी थके होंगे, मैं भी थक गई हूँ। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और कमरे में चली गई। धर्म ने गर्दन खम करके मुझे साथ आने का इशारा किया और मैं उसके साथ चल पड़ा। मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर था। कमरा क्या था, पूरा हाल था। इस कदर कीमती और खूबसूरत फर्नीचर से आरास्ता के बस देखते रहो। धर्म मुझसे इजाजत लेकर चला गया। संदोरता से दूसरे दिन 9 बजे नाश्ते की मेज पर मुलाकात हुई। उसने कहा, आज हम जयपुर की सैर करेंगे। आपने किसी मरीज की बात की थी, मैंने उसे याद दिलाया।
हाँ, आप उसका इलाज करेंगे। इलाज की जल्दी नहीं है आपको? नहीं, उसने हतमी लहजे में कहा और मैं खामोश हो गया। संधोरता के साथ जयपुर देखा। बेशक खूबसूरत जगह थी। 3 दिन तक वो मुझे जयपुर और उसके नवाहात की सैर कराती रही। मैं हैरान था कि उसने किसी मरीज का तज़किरा करके झूठ बोला है। मरीज के बारे में मेरे सवालात के भी उसने अजीब से जवाब दिए थे। वो एक पुरकशिश औरत थी जो किसी की भी मरकज़े निगाह बन सकती थी, लेकिन जिस वक्त से मिली थी उसके किरदार में कोई झोल नजर नहीं आया था। साफ सुथरी गुफ्तगू करती थी जिसमें शगुफ्तगी जरूर होती, लगावट नहीं। फिर क्या किस्सा है ये समझ में नहीं आया। अगर वो मुझे तलाश करती हुई मिथरा और फिर मंदिर ना पहुंचती, अगर वो मुझे मेरा पूरा कच्चा चट्टा ना सुना देती, तो शायद मैं इससे बिल्कुल मुतासर ना होता। यहाँ की जिंदगी बेमिसाल थी। अगर मेरे वजूद में इज़्तिराब ना होता, अगर मैं अंदर से इतना मुंतशिर ना होता और सिर्फ एक ऐश-कोश इंसान होता, तो इससे हसीन जिंदगी कोई और ना होती। लेकिन मैं मुज़तरिब था। मैं आपसे उस मरीज के बारे में पूछूंगा जिसके इलाज के लिए आप मुझे यहाँ लाई थी। क्या वो महज एक कहानी थी? नहीं, उसने संजीदगी से कहा, मगर आप उसकी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हैं। आप उसे एक निगाह दिखा तो दें। ठीक है, हम आज ही चलते हैं, वो संजीदगी से बोली। चलते हैं? कहाँ? वो यहाँ नहीं है। और फिर कहाँ है? सूरजपुर। और सूरजपुर कहाँ है? मैंने आपको राजवंशी परिवार के बारे में बताया था। हाँ, सूरजपुर राजवंशी परिवार का गढ़ था। वक्त के साथ साथ वंशी परिवार के लोग खत्म हो गए और फिर बिल्कुल खत्म हो गए। सूरजगढ़ वीरान होता चला गया और बचे कचे लोग अलवर में आबाद हो गए। सूरजपुर में बस अब राजा सूर्यवंशी की हवेली बाकी रह गई। आपका मरीज उसी हवेली में है। हम कब चलेंगे? मैंने पूछा। बस अभी। कमाल की औरत थी जिसने मुझे चकरा कर रख दिया था। उसका हर अमल बेहद पुरस्रार था। हालांकि नहायत खलीक और खुशगुफ्तार थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसकी शख्सियत में एक अनोखी कैफियत का एहसास होता था जिसे मैं कोई मानी नहीं दे सका था। सफ़र उसी खूबसूरत गाड़ी से किया जा रहा था। साथ में वही ड्राइवर और गनमैन था। रास्ते बेहद खूबसूरत और खासी अहमियत के हामिल थे। वो मुझे उनसे रूशनास कराती जा रही थी। उसने ऐसे कले और इलाके भी दिखाए जहां राजपूतों और मुसलमानों की बड़ी जंगें हुई थीं। यहीं से एक खूबसूरत सड़क अजमेर शरीफ जाती थी। फिर कई घंटे सफ़र करने के बाद हम अलवर पहुंचे। यहाँ अलवर में भी संधोरता की एक खूबसूरत हवेली थी। इससे आगे का सफ़र हम कल करेंगे। आप यहाँ आती रहती हैं? हाँ, माजी याद करने आ जाती हूँ, वो फीकी सी मुस्कुराहट से बोली। उस हवेली में भी बहुत से मुलाजम थे और यहाँ की शान व शौकत भी जयपुर जैसी थी। जिस बात पर मुझे सबसे ज्यादा हैरत हुई थी ये वो कि अभी तक मुझे संधोरता का कोई अजीज या रिश्तेदार नजर नहीं आया था। ये भी पता नहीं चला था कि उसने शादी भी की या नहीं। दूसरे दिन जरूरियात से फारग होकर संधोरता ने फिर उसी अपनायत से कहा, चलें? जी, मैं मुस्कुरा दिया। वो मेरे साथ बाहर निकल आई। उस वक्त गाड़ी के साथ एक लैंड क्रूजर भी खड़ी थी जो गाड़ी ही की तरह बहुत शानदार थी। लेकिन उस वक्त एक तब्दीली हुई। स्टीयरिंग साइड का दरवाज़ा खोलकर संधोरता ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और मुझे बराबर बैठने का इशारा किया। मैं हैरान सा बैठ गया। मेरे बैठते ही संधोरता ने गाड़ी को बड़ी महारत से रिवर्स करके मोड़ा और फिर हवेली के बड़े गेट से बाहर निकल आई। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो एक माहिर ड्राइवर है। फिर एक बात और देखने में आई। अलवर की गुंजान आबादियों से वो सुस्त रवि से गुजरती रही। वहां के लोग राह चलते उस गाड़ी को देखते तो एहतराम से जगह देते और दोनों हाथ माथे से लगाकर झुक जाते। उनकी नज़रों में एहतराम और मोहब्बत होती, जिसका मतलब था कि वो लोगों के लिए एक पसंदीदा शख्सियत थी। फिर जब गाड़ी अलवर की आबादी से निकल आई तो उसने रफ्तार तेज कर दी। सड़क शफाफ और मजबूत थी। इतने खामोश क्यों हो? उसने मुस्कुराकर पूछा। आपकी ड्राइविंग देख रहा हूँ। बस जब इस तरफ आती हूँ तो खुद ही गाड़ी चलाती हूँ। जानते हो क्यों? नहीं जानता, मैंने मुस्कुराकर कहा। उन सब की जान निकलती है। इन सब की? ड्राइवर, गनमैन और दूसरे। क्यों? बस सूरजपुर के बारे में लोगों ने बड़ी कहानियां उड़ाई हुई हैं। तो क्या सूरजपुर अब गैर आबाद है? बिल्कुल तो नहीं, कुछ घर हैं वहां।
لیکن ان لوگوں کے جو اپنی تاریخ سے چمٹے ہوئے ہیں اور اس سے دور نہیں ہو پائے اور اپنی نسلوں کو یہاں آباد کیے ہوئے ہیں